स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इन नोट्स में आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर विस्तार से दिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें पाठ के अंदर जो आने वाले प्रश्न हैं उनमें से प्रश्न नंबर जैसे 1 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें से फर्स्ट जो समीकरण है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, और दूसरा समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और तीसरा समीकरण है सोडियम प्लस जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो पहला समीकरण जो था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो उसके लिए हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। सेकंड समीकरण बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका लिखेंगे आंसर 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। थर्ड समीकरण है सोडियम प्लस जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसका लिखेंगे हम आंसर 2Na प्लस 2H2O इजिकल टू 2NaOH प्लस H2। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया पहली है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो होगा BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बराबर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सेकंड अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जो भी जल में, इससे अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसका समीकरण होगा, रासायनिक समीकरण होगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। इस तरह से इसका ये समीकरण बन गया। अगले प्रश्न जो कि पाठ के अंतर्गत आए हैं वो इस प्रकार से हैं और ये पेज नंबर 11 पर दिए हुए हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। इसका उत्तर होगा, पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है जिसका पदार्थ X अर्थात CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है, CaO प्लस H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, ये बन जाता है। तो इस तरह से ये इसका उत्तर है और इसकी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन होता है और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, इन दोनों से मिलकर बना होता है, अर्थात
HO हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 में संयोग करने से बना है। अतः जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं, इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी है। इसका ये चित्र दिया हुआ है, जल का वैद्युत अपघटन का चित्र है ये। इसमें एक बीकर में जल लिया है और इसको पूरे एपरेटस को सेट किया है, तो आप देख लीजिए। आगे की प्रश्न है, जब लोहे की प्रश्न नंबर 1 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसका विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका आंसर होगा, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। इसलिए होता है ये क्योंकि Fe यानी कि फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, यानी कि कॉपर मुक्त हो जाता है, कॉपर धातु बन जाती है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl बराबर PbCl2 प्लस 2HNO3, यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर लेड क्लोराइड अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। इन अभिक्रियाओं में से हमको उपचयित पदार्थ को पहचानना है और अपचयित पदार्थों को पहचानना है। अभिक्रिया पहली समीकरण है 4Na प्लस O2 बराबर Na2O, और दूसरा समीकरण है CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। तो पहली जो समीकरण है इसमें सोडियम NaO में उपचयित होता है, क्योंकि Na का O2 से संयोग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है, जो O2 है वो अपचयित पदार्थ है। अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na या और O2 हैं, यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन हैं। सेकंड है CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। इसमें अपचयन हो रहा है CuO का Cu में, CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, और उपचयित होने वाला पदार्थ है H2, क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब पाठ के पीछे के जो प्रश्न हैं उसमें से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस C बराबर 2Pd प्लस CO2। तो A है, इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, B कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, C कार्बन उपचयित हो रहा है, D लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है A एवं B, सेकंड है A एवं C, थर्ड है A, B और C, और चौथा है सभी। तो इनमें से उत्तर जो होगा वो है फर्स्ट नंबर वाला A एवं B। A एवं B यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, B द्विविस्थापन अभिक्रिया, C वियोजन अभिक्रिया, D विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसमें से पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है,
बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका उत्तर होगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसका उत्तर होगा जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी LHS तथा दाईं ओर RHS में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या होती है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन होता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इसमें ए है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है तो इसका समीकरण होगा, संतुलित समीकरण होगा 3H2 + N2 बराबर 2NH3। सेकंड यानी कि बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो इसका समीकरण लिखा जाएगा 2H2S + 3O2 बराबर 2H2O + 2SO2। सी एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। इसका समीकरण इस प्रकार लिखेंगे 3BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर 2AlCl3 + 3BaSO4। तो ये इसका समीकरण होगा। अगला है प्रश्न डी है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है तो इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे 2K + 2H2O बराबर 2KOH + H2। अब अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें पहला समीकरण ए HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस बराबर CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए HNO3 के आगे 2 लगा देंगे 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस बराबर CaNO3 का होल ट्वाइस + 2H2O। दूसरा समीकरण है NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O। इसको संतुलित करने के लिए 2NaOH यानी कि यहाँ 2 लगा देंगे प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 + 2H2O। H2O के आगे भी 2 लग जाएगा। समीकरण तीसरा है C NaCl + AgNO3 बराबर AgCl + NaNO3। इसको संतुलित करने के लिए लिखेंगे NaCl + AgNO3 बराबर AgCl + NaNO3 यानी कि ऐसे कैसे रहेगा। अगला समीकरण डी BaCl2 + H2SO4 बराबर BaSO4 + HCl। इसको संतुलित करते हैं, देखो कैसे करते हैं। BaCl2 + H2SO4 बराबर BaSO4 + 2HCl। HCl के आगे 2 लग जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें से प्रश्न नंबर ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कैल्शियम कार्बोनेट + जल। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण इसका लिखा जाएगा CaOH का होल ट्वाइस + CO2 बराबर CaCO3 + H2O। अगला बी प्रश्न है जिंक + सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट + सिल्वर। तो इसको समीकरण के रूप में संतुलित समीकरण के रूप में लिखेंगे
Zn प्लस AgNO3 बराबर ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अगला सी प्रश्न है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बराबर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसका समीकरण होगा 2Al प्लस 3CuCl2 बराबर 2AlCl3 प्लस 3Cu। अगला प्रश्न डी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक समीकरण होगा BaCl2 प्लस K2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2KCl। अगला प्रश्न नंबर 8 है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। इसमें से ए है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड बराबर पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इसका इस प्रकार से है 2KBr प्लस BaI2 बराबर 2Ki प्लस BaBr2 और यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जिंक कार्बोनेट बराबर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हम लिखेंगे ZnCO3 बराबर ZnO प्लस CO2 और यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें जिंक कार्बोनेट दो भागों में वियोजित हो रहा है। अगला प्रश्न सी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा रासायनिक समीकरण होगा इसका H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl और यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न डी है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका रासायनिक समीकरण होगा Mg प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 9 है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत के द्वारा उत्पाद की ओर लिख कर के प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए C प्लस O2 बराबर CO2 और इसको जो ऊष्मा निकलती है उसको डेल्टा के रूप में लिखा जाता है तो प्लस डेल्टा इसमें लिख दिए हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए CO3 का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है CaCO3 प्लस ऊष्मा बराबर CaO प्लस CO2 जहाँ पे डेल्टा ऊष्मा ऊर्जा को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 10 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11 है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसका उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। उदाहरण 2FeSO4 बराबर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी कि 3 उत्पाद इसने बनाए, 3 उत्पादों में विघटित हो गया है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण H2 प्लस O2 बराबर 2H2O यानी कि जल का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इसको विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12
उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो एक एक समीकरण ऊष्मा के द्वारा वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन 2Ag सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Br2, और विद्युत के द्वारा वियोजन 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2। इसी तरह से फिर आगे का प्रश्न नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे Zn प्लस CuCl2 बराबर ZnCl2 प्लस Cu। यहाँ पर Zn ने CuCl2 से Cl2 को विस्थापित कर दिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि AB प्लस CD बराबर AC प्लस BD, यानी कि NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O। प्रश्न नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, Cu प्लस 2AgNO3 बराबर CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। प्रश्न नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया का ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें जो AgCl है वो सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। प्रश्न नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, उपचयन और अपचयन। तो ए उपचयन के लिए, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का योग या ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है और H2 में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। प्रश्न नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, चमकदार तत्व X कॉपर धातु है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। कॉपर ऑक्साइड इसका काला रंग होता है, उसमें बदल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण यानी जंग लगने का कार्य नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की
विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स आदि खराब नहीं होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें से ए है संक्षारण। इसका उत्तर होगा संक्षारण। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो वह उसके सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। उदाहरण, सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है बी विकृत गंधिता। विकृत गंधिका क्या होता है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं या ऑक्सीकृत हो जाते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हैं नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। दूसरा है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। उदाहरण, चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न थे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह के प्रश्न और उनके उत्तर मिलते रहें। धन्यवाद।